इंदौर पूरे भारत में जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो बोलते हैं, जहाँ से कि पत्रकार बड़े बड़े निकले हैं, उनमें इंदौर का नाम आपको जान के खुशी होगी कि सबसे ऊपर है। आज अगर कोई पत्रकार बनता है, उससे पूछो कि आचार संहिता क्या होती है, उसको नहीं पता है। जबकि पत्रकारों के लिए प्रेस परिषद बनी हुई है, भारतीय प्रेस परिषद। कई बार होता है सर के जैसे पत्रकार होता है तो वो फील्ड पे जाता है, चीज़ें देखता है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है उन सारी चीज़ों को, तो क्या वो पहली चीज़ उसके दिमाग में होनी चाहिए लिखते वक्त? पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि जब आप खबर लिखें तो आप अपने पियून को पढ़वाएं। अगर उसके समझ में आ रही है, अगर ठेले वाले के समझ में आ रही है, तब तो आपने खबर लिखी है। नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड। आज के इन्फो अनप्लग्ड में हम बात करेंगे इंदौर में आयोजित होने वाले भारतीय पत्रकारिता महोत्सव की, जो कि 19, 20 और 21 फरवरी को रविंद्रनाथ गृह इंदौर से आयोजित होने जा रहा है। इसी महोत्सव की और अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे एक और वरिष्ठ पत्रकार जो कि इंदौर से हैं और पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरे साथ में हैं संजीव आचार्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक में। सर ने काफ़ी लंबा समय पत्रकारिता को दिया है और थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले सर का जो एक जर्नी रही है उसके बारे में जानेंगे, फिर सर से बात करेंगे इस भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के बारे में। वैसे तो सर काफ़ी लंबा एक एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। आपने दिल्ली में काफ़ी लंबा समय दिया है, पार्लियामेंट्री न्यूज़ कवरेज करी है। कहते हैं कि 25 से 30 साल का जब एक्सपीरियंस होता है तब जाके कोई आदमी पार्लियामेंट्री न्यूज़ कवर करता है। आपने वो चीज़ मुकाम काफ़ी पहले हासिल करा, तो एक थोड़ा सा संक्षिप्त में आपकी जर्नी कैसी रही वो जानना चाहेंगे। मैं पत्रकारिता में 1986 से हूँ और इंदौर में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई के बाद मैंने फ्री प्रेस इंदौर में पत्रकारिता की शुरुआत की थी और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली में, JNU में, वहाँ 1989 की बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इंडिया का टॉपर था 89 बैच में। और 89 में चूँकि दिल्ली चला गया था, वहीं से फिर मैंने चौथा संसार इंदौर का अखबार शुरू हुआ था और वरिष्ठ साहित्यकार प्रभाकर माचवे उसके संपादक थे। तो मुझे प्रभाष जोशी जी जो हमारे शहर के, उन्होंने उस समय कहा कि तुम चौथा संसार के दिल्ली ब्यूरो में ज्वाइन करो, क्योंकि इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तुम पत्रकारिता के इस लंबे सफ़र में काफ़ी आगे निकल जाओगे, क्योंकि राजनीतिक खबर चाहिए होती है दिल्ली ब्यूरो से और पार्लियामेंट की खबर सीधे कवर करने के लिए मुझे उन्होंने जिम्मा सौंपा। वहाँ से शुरुआत के बाद मैंने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, इनका मैं ब्यूरो चीफ रहा दिल्ली में, फ्री प्रेस का ब्यूरो चीफ रहा, संडे ऑब्जर्वर में विशेष संवाददाता रहा, आज तक में रहा, जी न्यूज़ का मध्य प्रदेश का हेड रहा और पत्रकारिता के जितने आयाम होते हैं, वीकली, करंट इंग्लिश अखबार है उसका एडिटर रहा दिल्ली में, और डेली, वीकली, मंथली और टेलीविज़न, चारों फॉर्मेट में मैंने काम किया 30 साल में। और मुझे खुद को खुशी होती है कि इंदौर शहर का हूँ मैं, तो मुझे शहर से, जैसे इंदौरियों को, बाकियों को भी अपने शहर से बहुत लगाव है, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा है। और पत्रकारिता के इस महोत्सव में भाग लेने के लिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। सर, ये जो पत्रकारिता का महोत्सव हो रहा है पूरे नेशनल लेवल पे आयोजित हो रहा है, एक सबसे बड़ा मुख्य सवाल जो आता है, इंदौर जो शहर चुना गया इस महोत्सव को होस्ट करने के लिए, इंदौर का चयन कैसे हुआ और किस तरीके से इसका भव्य स्वरूप इस पत्रकारिता महोत्सव का होगा? ये स्टेट प्रेस क्लब आयोजित कर रहा है, पहले तो मैं बता दूं, और प्रवीण खारीवाल जी इसके अध्यक्ष हैं। और इंदौर ही क्यों? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। इंदौर इसलिए क्योंकि इंदौर पूरे भारत में जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो बोलते हैं, जहाँ से कि पत्रकार बड़े बड़े निकले हैं, उनमें इंदौर का नाम आपको जान के खुशी होगी कि सबसे ऊपर है। इस देश की राष्ट्रीय पत्रकारिता में इंदौर ने प्रभाष जोशी जी, राजेंद्र माथुर जी जैसे, राहुल बारपुते जी जैसे लोग दिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान कायम हुई। यहाँ से ही निकल करके वो लोग, नई दुनिया एक उस ज़माने का स्कूल माना जाता था पत्रकारिता का, यहीं से इन लोगों ने अपनी शुरुआत की है। और यहाँ से आगे बढ़ के फिर नवभारत टाइम्स के राजेंद्र माथुर जी संपादक बने, प्रधान संपादक थे। प्रभाष जोशी जी इंडियन एक्सप्रेस और उसके बाद जनसत्ता के संपादक रहे। वेद प्रताप वैदिक जी भाषा के संपादक रहे, वो भी इंदौर से हैं।
और तमाम लोग इंदौर ने दिए, मालवा पूरी ये जो भूमि है। तो इसलिए यहाँ पर ये महाकुंभ जो आयोजित हो रहा है पत्रकारिता का महोत्सव, इसका महत्व इंदौर शहर के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाता है और सारे देश भर से पत्रकार इसमें आ रहे हैं। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सीमा मुस्तफ़ा, महासचिव संजय कपूर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वागैतकर और महिला प्रेस क्लब दिल्ली में जो है उसकी महासचिव विनीता पांडे, ये सारे लोग और बहुत वरिष्ठ पत्रकार ढेर सारे इसमें वहाँ से हम लोगों ने, मैं भी चूँकि आयोजक मंडल में हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बुलाया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, द डिफरेंट डायमेंशंस, एंड ये जो उनके ऊपर चर्चा इस पूरे सत्र में, और जो प्रगति पत्रकारिता की हो रही है कितनी हो रही है, या उसके ऊपर जो छींटे भी पड़ रहे हैं तो किन वजह से पड़ रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे और पत्रकारों के वेतन और तमाम विसंगतियों के ऊपर जो वेतन आयोग बना है तीसरे, उसकी गठन नहीं हो रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी। और इसके अलावा ये पिछला वर्ष आप और हम जानते हैं कोरोना की वजह से ऐसा साल रहा कि लोग आपस में मिल नहीं पाए। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत पवित्र पेशा है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कर्तव्य हैं इस पेशे के लोगों के। तो उन लोगों के बीच में परस्पर चर्चा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में दिशा जो देने का काम पत्रकारिता करती है, अगर पत्रकारिता की ही दशा ठीक नहीं है तो समाज को क्या दिशा देंगे। तो उन तमाम मुद्दों के ऊपर इन 3 दिनों में यहाँ पर मंथन होगा, चिंतन होगा और उससे निकल के जो चीज़ें आएंगी, कुंभ से जैसे अमृत निकलता है वैसे ही इस महाकुंभ से हम लोग जो बातें बाहर लेकर के आएंगे वो फिर पूरे देश की पत्रकारिता को एक नई दिशा देगी। इस उम्मीद के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, ये जो मंथन होगा, ये चिंतन होगा, ये जो परिचर्चाएं होगी जी, ऐसे में इस कार्यक्रम को महोत्सव की तरह देखा जा रहा है। नाम भी जैसा मैं ब्रोशर में देख सकता हूँ, भारतीय पत्रकारिता महोत्सव। महोत्सव जो शब्द इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं एक अलग आयामों में होता है। ऐसे में हम पत्रकारिता के इस कार्यक्रम को महोत्सव के रूप में कैसे मनाएंगे? महोत्सव इसलिए कि एक तो होता है उत्सव, महोत्सव मतलब उसका वृहद आयाम। ये 3 दिन का उत्सव है। उत्सव इसलिए है कि इसमें केवल ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ चर्चा होगी या सिर्फ इसके ऊपर मंथन ही होगा, इसमें टॉक शो भी होगा इसमें और इसके अलावा इसमें प्रत्येक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो इसमें लोगों को एक दूसरे से, जो नई जनरेशन, जो हमारी नई पौध और नई पीढ़ी पत्रकारिता की है, उन लोगों को एक मौका मिलता है। जो वरिष्ठ पत्रकार आते हैं देश भर के, उनकी बातें सुनने का, उनके अनुभव वो लोग साझा करते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो महोत्सव इसलिए क्योंकि हम भी इसको एक धर्म मानते हैं। पत्रकारिता भी एक धर्म है, हमारा पेशा। तो जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़े महोत्सव होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, उसी तरीके से पत्रकारिता का 3 दिन का महोत्सव है। इसको कुंभ भी कह सकते हैं आप। सर, आपने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, परिचर्चाएं होगी, कॉन्वर्सेशंस होंगे, बहुत से हो सकते देश भर से वरिष्ठ पत्रकार आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। ऐसे में जो आज की तारीख में जो युवा पत्रकार है या माइट भी हो सकता है जो स्टूडेंट है जर्नलिज्म का, उसके लिए ये महोत्सव कितना लाभदायक होगा, वो कैसे इसका हिस्सा बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे आयोजक जो अध्यक्ष हैं प्रवीण खारीवाल जी और टीम में जो हमारे आकाश चौकसे जी और पंकज क्षीरसागर जी, सब एक पूरा समूह है। ये पिछले इन्होंने 1 महीने से मेहनत करके जो आयोजन के लिए तमाम जो जर्नलिज्म के स्कूल्स हैं उनके विद्यार्थियों को आमंत्रित किया है। इसमें करीब 100-150 स्टूडेंट हर सेशन में मौजूद रहेंगे और उनको सवाल पूछने का हम लोग मौका देंगे। ये सिर्फ ऐसा सत्र नहीं कि जिसमें भाषण होंगे, ये सत्र संवाद के सत्र होंगे। इसमें लोगों को, पत्रकारों को सवाल पूछने की अनुमति दी जाएगी। वो अपने मन में जो भी उनको पूछना है पत्रकारिता के बारे में, पेशे के बारे में, क्या है क्या नहीं, उनके संशय दिमाग में जो भी हैं वो सवाल पूछेंगे और उनको इतने लोगों के साथ मिलने का, उनके अनुभव को सीखने समझने का मौका मिलेगा। उसका उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन है, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा? नहीं, इसमें वहीं ऑन स्पॉट जो आएगा उसका रजिस्ट्रेशन वहीं होगा। और जो स्कूल्स हम लोगों ने जर्नलिज्म के, उनके साथ पहले से बात कर ली, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट उपलब्ध करा दी है। वो लोग आएंगे, उनको सबको सम्मिलित, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये महोत्सव हमारा जो है ये 10वीं बार हो रहा है। तो इसलिए इसमें लगातार जो पत्रकारिता के स्कूल हैं यहाँ पर, उनको जानकारी है इसके बारे में, तो वो, और उन्होंने उसकी सफलता देखी है, तो वो विद्यार्थियों को उन्होंने पहले से बता दिया है। तो इसमें जो विद्यार्थी जुड़ेंगे 100, 150, 200 जो भी हैं, वो तमाम लोगों को
उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको 3 दिन में उनको बाकायदा जैसे बाकी सहभागी रहेंगे उसी की तरह उनको भी शामिल किया जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया, बहुत अच्छा मौका है खास करके उन युवा पत्रकारों के लिए जो कहीं ना कहीं इस जर्नलिज्म की फील्ड में हो सकता है अपना प्रोफेशन बनाने का सोच रहे हो, या हो सकता है अभी स्टार्ट करा हो। तो एक बहुत अच्छा मौका है उस एक्सपीरियंस से सीखने का, उनके तजुर्बों से सीखने का। एक और चीज़ सर, क्योंकि ये ब्रोशर वापस से मेरे हाथ में है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टैगलाइन है इस ब्रोशर में, इस महोत्सव के साथ जुड़ी हुई, कि पत्रकारिता के दिग्गजों को समर्पित होगा ये महोत्सव। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इंदौर इसलिए खास तौर पे चुना गया है क्योंकि इंदौर का पत्रकारिता से जुड़ा काफ़ी एक अच्छा इतिहास रहा है, काफ़ी वरिष्ठ लोग रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम स्थापित करा। ऐसे में उन दिग्गजों के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त वर्णन अगर लोगों को मिले, क्योंकि नाम सबने सुने हैं पर शायद काम बहुत कम लोगों को मालूम है किस तरीके से रहता था। बिल्कुल, और किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय रहा है और आज भी है। और जो पत्रकारिता के पेशे में नए लोग भी आते हैं उनके लिए उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है जब उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ से प्रभाष जोशी जो जनसत्ता में रहे, उनकी शुरुआत भी यहाँ से। एक महत्वपूर्ण बात मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि एक वो ज़माना था जब पत्रकारिता में जो लोग आते थे वो मूल रूप से शिक्षक होते थे। वो स्कूल में पढ़ाते थे, महाविद्यालय में पढ़ाते थे और उसके बाद पत्रकारिता में। तो कहना न मतलब उसको कि पढ़े लिखे लोग उसमें जो आते थे। प्रभाष जोशी जी भी यहाँ पर जब उन्होंने नई दुनिया इंदौर में काम शुरू किया और यहाँ से फिर वो जेपी का आंदोलन उस ज़माने में हुआ था जयप्रकाश का, उसमें शामिल हो गए। वो भूदान आंदोलन में रहे। उसके बाद उन्होंने जनसत्ता, पहले इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उन्होंने प्रभाष जी को इंडियन एक्सप्रेस में शामिल कराया। वो सब अहमदाबाद और चंडीगढ़ में संपादक रहे। एक आसपास नाम से उन्होंने साप्ताहिक भी निकाला था उस ज़माने में जब इमरजेंसी देश में लगी थी। उसके बाद जनसत्ता हिंदी में जब आया तो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रभाष जोशी जी की देन है हिंदी पत्रकारिता को तेवर, भाषा की शैली। अगर आप जनसत्ता की देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बिल्कुल जो अपने आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, क्योंकि बहुत जटिल शब्द और बहुत कठिन शब्द जो है वो पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि जब आप खबर लिखें तो आप अपने पियून को पढ़वाएं। हाँ। अगर उसके समझ में आ रही है, अगर ठेले वाले के समझ में आ रही है तब तो आपने खबर लिखी है। सही है। अगर वो इतनी जटिल है कि उसको समझ में नहीं आ रही तो उस खबर का कोई मतलब नहीं लिखने का और बोलने का। तो प्रभाष जोशी जी ने यहाँ इंदौर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो हम मानते हैं वो नई दुनिया को मानते रहे। वहाँ से जो सीखा, राहुल बारपुते जी बहुत बड़ी शख्सियत थे और भाषा के प्रयोग उन्होंने बहुत किए। भाषा को सरल बनाना, भाषा में वाक्य विन्यास, भाषा के वाक्य छोटे करना, कैसे कम शब्दों में संप्रेषण ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्रभाष जोशी जी ने यहाँ से शुरू किया। वो हमारे इंदौर की शान रहे और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्रकारिता को जो धार दी है, जो तेवर दिए हैं, जो एक जिसको कहना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता के उसके पहले उतनी कभी बहुत बोथरी, मतलब वैसी एकदम जिसको कहना चाहिए संतुलित शब्दों में लोग लिखते थे, धार खबरें नहीं लिखते थे, वो प्रभाष जोशी जी ने जनसत्ता अखबार ला के दी। राजेंद्र माथुर जी दूसरा बड़ा नाम, वो भी इंदौर में गुजराती कॉलेज में पढ़ाते थे, प्राध्यापक थे। उन्होंने नई दुनिया ज्वाइन किया और यहाँ पर जो सीखा और जो उन्होंने प्रदर्शन, उनके जो लेख छपते थे उन लेखों से राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिलना शुरू हुई। और नवभारत टाइम्स जो उस समय का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, उन्होंने उनको प्रधान संपादक बना करके दिल्ली बुलाया। और ये वो समय था जब राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी जी, ये इनसे प्रधानमंत्री इस देश के जितने रहे हैं, ये बुला के इनसे और सलाह लेते थे कि क्या हमने गलत कर दिया, क्या सही कर दिया। वो एक स्तर था पत्रकारिता का, वो गरिमा थी और वो इंदौर के लोगों को गर्व महसूस होता था कि ये हमारे शहर के लोग हैं, आज इस स्तर पर पहुँचे हैं। उसी तरीके से वेद प्रताप वैदिक हैं, राहुल बारपुते जी हैं। तो ये हम इन लोगों के ऊपर इस कार्यक्रम में डाक टिकट भी हाँ, शरद जोशी जी, मैं माफ़ करना भूल गया, शरद जोशी जी बहुत बड़े, मतलब अगर आपने साहित्य में शरद जोशी जी का नाम, पत्रकारिता और साहित्य में उनकी जो व्यंग की शैली और उनके जो लेख, और खास करके आप ये देखो कि आज भी समीचीन हैं। आज भी पढ़ें तो वो आज के समय के अनुसार आपको लगेगा कि आज ही की परिस्थितियों में लिख रहे हैं। आज से 30 साल 35 साल पहले उन्होंने जो लिखा है, 40 साल पहले, वो आपको ऐसा लगेगा कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग और कटाक्ष वो आज कर रहे हैं।
तो ये सब लोगों, ये जो महानुभाव हैं, इनके ऊपर इस महोत्सव में स्टेट प्रेस क्लब, इनका सम्मान करने के लिए हम डाक टिकट जारी कर रहे हैं। इनके ऊपर हमने डाक टिकट छपवाए हैं, उनका भी यहाँ पे विमोचन होगा, उनको जारी किया जाएगा और इनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। जो नए स्टूडेंट, आपने इसके पहले जो सवाल पूछा, जो विद्यार्थी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, कि कितना स्वर्णिम हमारा अतीत रहा है, लेगेसी बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत स्ट्रांग रही है। सही बात है। तो ये 3 दिन का महोत्सव जो है इंदौर में आयोजित होने वाला है 19, 20 और 21 फरवरी को। तो जैसा कि सर ने बताया कि पहले से सारी तैयारियां हो चुकी है, 10 साल से भी ज़्यादा समय से ये महोत्सव जो इंदौर में आयोजित होता रहा है और सबसे अच्छा मौका होगा युवा पत्रकारों को एक कुछ सीखने का, तजुर्बे से सीखने का, एक्सपीरियंस से सीखने का, क्योंकि काम तो वो फील्ड पे जब जाएंगे करेंगे, पर उसके पहले अगर किसी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सर, जाते आते एक कुछ संदेश के तौर पे क्या वो क्या बोलते हैं कि एक इंस्पिरेशनल मैसेज हो सकता है उन युवा पत्रकारों के लिए या एटलीस्ट उन राइटर्स के लिए, कि जो कई बार होता है सर कि जैसे पत्रकार होता है तो वो फील्ड पे जाता है, चीज़ें देखता है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है उन सारी चीज़ों को, तो क्या वो पहली चीज़ उसके दिमाग में होनी चाहिए लिखते वक्त? देखिए, हम लोगों ने इसमें एक सत्र रखा है, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा जी, यानी कि मर्यादा, किस सीमा तक आप जा सकते हैं किसी विषय में, किसी की निजता का आप उल्लंघन क्यों करेंगे? किसी का अधिकार है निजता का। आज अगर कोई पत्रकार बनता है, उससे पूछो कि आचार संहिता क्या होती है, उसको नहीं पता है। जबकि पत्रकारों के लिए प्रेस परिषद बनी हुई है, भारतीय प्रेस परिषद, संसद में उसका गठन किया गया है, उसमें बाकायदा आचार संहिता अभी 2019 में उसकी लेटेस्ट प्रति आई है। 45 से ज़्यादा विषय हैं कि पत्रकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सारे फॉर्मेट में। और ख़ास तौर पर अब ये जो जैसे आपका है सोशल, बड़ा आपका लोकप्रिय इंदौर टॉक जो है, ये बधाई देता हूँ मैं आपको इसके लिए। इस तरीके के डिजिटल जो अब जो फॉर्मेट आ रहे हैं सोशल मीडिया, इसमें तो ज़्यादा जरूरी हो गया है एक ही पत्र, क्योंकि अब वो एक बड़ी अच्छी बात हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कही थी कि आजकल जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो पत्रकार है। तो ये तो ज़्यादा जिम्मेदारी समझने का समय है कि कौन सी चीज़ को आपको सार्वजनिक करना है, कौन सी चीज़ को नहीं करना है। सांप्रदायिकता की खबर देते समय आपको धर्म जाति विशेष का उल्लेख नहीं करना है और किसी की निजता का ख्याल रखना है। आपने स्टिंग ऑपरेशन और एंट्रैपमेंट का अंतर समझना पत्रकार को बहुत जरूरी है। अब वो जो एक थिन लाइन है वो कहीं ना कहीं मिट सी चुकी है। हाँ, जुलाई 2011 में पूरा ब्रिटेन हिल गया था, फोन हैकिंग का मामला हुआ था वहाँ। जो सबसे बड़े मीडिया मुगल हैं वर्ल्ड के, उनके अखबार को बंद करना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट में बुला के वहाँ की पूरी जिंदगी के 50 लोगों को उन्होंने फ़ोन हैक कर लिए थे, सिर्फ अपने अखबार की चटपटी खबरें पेश करने के लिए। और रूपर्ट मर्डोक जो मीडिया मुगल कहलाते हैं, उनको बुला करके ब्रिटेन की संसद ने उनको झाड़ लगाई और उनके खिलाफ आचार संहिता के तहत मुकदमे दर्ज। हमारे देश में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नई पीढ़ी आ रही है, आपने जो बात कही, ये पत्रकारों को पता तो हो कि पत्रकारिता ऐसा नहीं हल्की फुल्की चीज़ है, ये बहुत गंभीर विषय है। पत्रकारिता उठ के हर आदमी करने लग रहा है, ये ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसके मानक क्या हैं, इसकी मर्यादा क्या है, किस सीमा रेखा तक आप किसी खबर को पेश कर सकते हैं। आपके शब्द, एक शब्द से क्या हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, ये लोग सोचते नहीं है। या एक प्रसारण से किसी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ सकता है निगेटिव, वो लोग सोचते नहीं है। वो आपने तो दिखा दिया और उसके बाद जो उसकी छवि आपने पूरे समाज में खराब कर दी। तो इसलिए ये जो हम सम्मेलन में पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं और नए बच्चों को इसमें शामिल करेंगे कि सवाल पूछें और उनको उसके बाद हम रिटर्न वो सब उपलब्ध कराएंगे कि उनको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता होती क्या है। सही बात है। तो जैसा कि सर ने बताया, पत्रकारिता में ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बताना है, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छुपाना है और क्या नहीं बताना है और कितना बताना है। तो ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी और यही अनुभव है जो इस पत्रकारिता महोत्सव में आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो जैसा कि सर ने बताया, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी है। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और शायद इस महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं और शायद किसी संस्था को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन द्वारा इस महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में संजीव आचार्य जी। से बहुत बहुत पुनः एक बार फिर से धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद आपका, बड़ा लोकप्रिय डिजिटल सारे फॉर्मेट पे है, मुझे पता चला।
और बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पत्रकारिता महोत्सव के बारे में लोगों के साथ हमारे विचार और हमारा उद्देश्य साझा करेंगे। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को पता चलना चाहिए, खास तौर पर उन युवाओं को जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं और उनको भी जो नहीं भी आना चाहते लेकिन इस पेशे को वो जानते हैं, मानते हैं कि ईमानदार और समाज के प्रति जवाबदेह पेशा है। तो उसके लिए इस महोत्सव में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। इंदौर टॉक का भी यही प्रयास रहेगा। तो ये था आज का इन्फो अनप्लग, जिसमें हमने भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के बारे में जानकारी आपसे साझा करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ अगर आपके मन में भी संकोच है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और देखते रहें, फॉलो करते रहें इंदौर टॉक। धन्यवाद, नमस्कार।